लोग एप्लीकेशंस। फेरोसिन इज यूज्ड टू प्रिपेयर मैनी फेरोसिनल डेरिवेटिव्स विच आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री एंड रीजेंट्स एज रीजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। फेरोसिन को यूज़ किया जाता है बहुत सारे फेरोसिनल डेरिवेटिव बनाने के लिए, जिसको हम लोग कैटलिस्ट की तरह इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्या है देखते हैं अभी हम लोग। देखो सबसे पहले तो 1951 में फेरोसिन पाया गया ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। उस टाइम पे देखो इतने सारे टेक्निक्स डेवलप नहीं हुए थे कि स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जा सके। इसका स्ट्रक्चर जो था काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गया था, क्योंकि कोई साइंटिस्ट कुछ स्ट्रक्चर बोलता था तो दूसरा साइंटिस्ट कुछ अलग स्ट्रक्चर बोलता था। Later, with the development of X-ray crystallography, electron diffraction, NHR and IR spectroscopy, its correct structure is established. बाद में ये सब जो टेक्निक है ना, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, एनएचआर, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी के आने के बाद, डेवलपमेंट होने के बाद इसके स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश मतलब बताया गया, मालूम पड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो मालूम क्या पड़ता है हम लोग को कि फेरोसिन वॉज सपोज टू हैव अ सिंपल सिग्मा बॉन्डेड स्ट्रक्चर लाइक this much, whatever it is given, C5H5 and FeC5H5, but this structure could not explain all its properties। पहले तो उसको ये सिंपल सा स्ट्रक्चर दिया गया फेरोसिन को, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये जो स्ट्रक्चर है सारे के सारे प्रॉपर्टीज नहीं बता पाता है। लेटर दिस स्ट्रक्चर वॉज करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम IR स्पेक्ट्रा एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। बाद में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और IR स्पेक्ट्रा के मदद से उसका सही और असली स्ट्रक्चर निकाला गया। In 1956, X-ray diffraction studies confirmed that ferrocene has sandwich structure in which iron atom is placed between the two planar ring of cyclopentadienyl groups। 1956 में एक्सरे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक है, उससे मालूम पड़ा कि जो फेरोसिन है सैंडविच कंपाउंड है, सैंडविच जैसा उसका स्ट्रक्चर है, और जो आयरन है वो दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप के बीच में दबा हुआ है। Again, the arrangement of two CP rings around Fe atom became controversial। अभी फिर जो उसके मतलब जो आयरन के ऊपर नीचे दो साइक्लोपेंटाइनाइल रिंग्स थे, अब वो कंट्रोवर्शियल बन गए कि वो रिंग मतलब सैंडविच शेप नहीं है, कोई अलग शेप है ऐसा टाइप का। इनिशियल स्टडीज शोड दैट द टू सीपी rings are in the pentagonal anti-prismatical arrangement, that is staggered configuration with 5D d5d symmetry। इनिशियल स्टार्टिंग में स्टडीज ने क्या बताया, स्टार्टिंग में स्टडी जब हुई तो मालूम पड़ा कि मतलब सब लोग बोलते थे उस टाइम पे कि जो सीपी रिंग है उसका जो स्ट्रक्चर है वो पेंटागोनल एंटी प्रिज्मेटिकल अरेंजमेंट है। क्या पेंटागोनल एंटी प्रिज्मेटिकल मतलब प्रिज्म के अपोजिट, एंटी प्रिज्मेटिकल पेंटागोनल एंटी प्रिज्मेटिकल अरेंजमेंट है। दैट इज स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन विथ 5D सिमेट्री। मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टैगर्ड है और D5D सिमेट्री है उसका। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन फेरोसिन इन गैशियस फेज रिवील्ड दैट द टू रिंग्स हैव एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन विथ ऑलमोस्ट D5H सिमेट्री। और बाद में जब उसका किया गया इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से जब निकाला गया तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन बोला कि ये एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन है विथ D5H सिमेट्री, D5H सिमेट्री के साथ एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन है गैशियस स्टेट में। हाँ, सो रिसेंट एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज कंफर्म दैट द फेरोसिन इन सॉलिड स्टेट एट स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि यहाँ पे बताया है 5D स्ट्रक्चर है, स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसका, और इन सॉलिड फेज एंड इन लिक्विड स्टेट, इन गैशियस स्टेट इट हैज़ एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि पहले बहुत कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई इसके स्ट्रक्चर को लेके। पहले कहा गया था सिंपल सिग्मा बॉन्डेड स्ट्रक्चर है ये, लेकिन बाद में 1956 में एक्सरे डिफ्रैक्शन ने बताया कि सैंडविच स्ट्रक्चर है, दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप के बीच में Fe दबा हुआ है। बाद में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ कि सैंडविच स्ट्रक्चर नहीं है ये। तो उसके बाद सीपी अरेंजमेंट के ऊपर कंट्रोवर्सी चालू हुआ। तो बाद में शुरुआत की स्टडीज़ ने बताया कि सीपी रिंग्स जो है वो पेंटागोनल एंटी प्रिज्मेटिकल अरेंजमेंट है उसका, मतलब स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन विथ 5D सिमेट्री। फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक से मालूम पड़ा कि फेरोसिन का जो स्ट्रक्चर है वो एक्लिप्स्ड शेप का है, एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन का विथ ऑलमोस्ट 5D5H सिमेट्री का है, with almost D5H symmetry। Recent X-ray diffraction studies confirm that ferrocene in the solid state has the staggered configuration and in gaseous state it has eclipsed configuration। ठीक है, तो बाद में रिसेंट स्टडीज से मालूम पड़ा कि स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन किस में है, सॉलिड फेस में, सॉलिड स्टेट में, और गैशियस स्टेट में कैसा है, एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसका। आगे देखते हैं क्या बोला है।
देखो ये स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन है। स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट में कैसा है, ये जो पॉइंट है देखो अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। सो इन फेरोसिन मॉलिक्यूल ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ C5H5 रिंग आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आयरन। सारे के सारे कार्बन एटम इक्विडिस्टेंट पे हैं आयरन से। All carbon-carbon bond lengths in the ring are 0.1389 nanometers and iron-carbon bond length is 0.24204 nanometer. The two cyclopentadienyl rings are separated by a distance of 3.25 nanometer. क्या चीज़ याद रखनी है, एक तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड लेंथ है 0.1389, फिर आयरन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड लेंथ है 0.204 नैनोमीटर्स, और दो साइक्लोपेंटेड आयनाइल के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 3.25 नैनोमीटर। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन फेरोसिन मॉलिक्यूल इज नोन विथ सर्टेनिटी, बट देर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द सेंट्रल आयरन एटम एंड सीपी रिंग्स। अभी देखो इसका जो अरेंजमेंट है एटम्स का, मतलब एटम्स का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, किस तरीके से अरेंज्ड है, ये तो हमको क्लियरली मालूम पड़ चुका है, लेकिन अभी भी कंट्रोवर्सी उठती है कि आयरन और साइक्लोपेंटाडाइनाइल के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड किस टाइप का है, बॉन्ड का कैरेक्टर्स क्या है, किस तरीके के बॉन्ड है वो। Many theories have been put forward to explain the nature of the bond between iron and CP ring. बहुत सारे थियरी डाले गए, अब उसमें से कुछ थियरी हम देखने वाले हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी जो कि सिलेबस में है। So the simplest approach to explain the bonding involved in iron cyclopentadienyl bond in ferrocene is valence bond theory. It may not be an accurate theory explaining all the properties of ferrocene, but can predict the possible involvement of metal orbital for bonding with CP ring. देखो क्या बोला है, सीधा यहाँ पे बोला है कि सबसे इजी थियरी जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं इस चीज़ को कैसे बॉन्डिंग होगी, वो वैलेंस बॉन्ड थियरी के हेल्प से पता लगा सकते हैं, लेकिन ये भी इतना एक्यूरेट नहीं होगा, इतना पॉसिबल नहीं है कि एक्यूरेटली बताया जा सके, लेकिन थोड़े बहुत पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट, मतलब जितना भी थोड़ा बहुत मेटल ऑर्बिटल बॉन्डिंग है सीपी रिंग के साथ वो थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाएगा इससे। फिशर एंड फ्रिट्ज ट्राइड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। फिशर करके साइंटिस्ट थे, फिशर मछली पकड़ने वाले, फ्रिट्ज साइंटिस्ट थे, इन्होंने वीबीटी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन को। They consider the bonding of ferrocene to be similar to that of the low spin octahedral complex FeCN6 2-। FeCN6 जो हमने देखा था ना मेटल लाइगेंड बॉन्ड में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो इसको उन्होंने ऐसा कंसिडर किया कि ये भी सेम उसके जैसा ही लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। आयरन इज सपोज टू बी इन +2 ऑक्सीडेशन, आयरन को +2 ऑक्सीडेशन में लिया गया। एज Fe2+ आयन as Fe2+ ion and each CP ring has cyclopentadienyl anions C5H5-, and each C5H5- ion is supposed to contribute 3 electron pairs to for bonding। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, Fe2+ हमने लिया यहाँ पे आयन को, जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आयरन का रहेगा उसको यहाँ पे लिया गया Fe2+। फिर क्या बोला गया है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल के पास एक अपना एक्स्ट्रा आयरन, मतलब वो नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये एनायन है, ठीक है। तो ऐसे दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रहेंगे और हर एक C5H5 जो है 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन देगा, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 6 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। सपोज टू कॉन्ट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर बॉन्डिंग, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हर एक के साथ, 2 आएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर इन ऑल Fe2+ हैज 3d6, है ना। Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6 है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ 6 इलेक्ट्रॉन, बाहर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 इलेक्ट्रॉन है। एंड 2 C5H5 माइनस रिंग उसके पास है, मतलब एक ऐसा C5H5 एक रिंग जो रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऐसे 2 रिंग रहते हैं ना, C5H5 ट्वाइस होता है, तो 2 रिंग रहेगा तो 6 + 2 12 हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर बॉन्डिंग, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं बॉन्डिंग के लिए। कैसे मालूम पड़ा ये, 6 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से आ रहे हैं, आयरन की तरफ से। 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, C5H5 की तरफ से, तो 6 + 6 12 हो गया। अब 12 हो गया तो अगर इसको जोड़ी में लगाएंगे तो 6 जोड़ी हो गया, तो देयरफॉर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर बॉन्डिंग, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले तो फिशर एंड फ्रिट्ज ने दिया ये वीबीटी के ऊपर, और इन्होंने इसको रिलेट किया किसके साथ, लो स्पिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स FeCN6 ट्वाइस, FeCN6 2-। अब यहाँ पे आयरन को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में माना गया, और जो एनायन है यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल
मालूम पड़ा, उसको लिया गया कि वो 6 इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्डिंग के लिए, तो दो ऐसे रहेंगे C5H5 माइनस, तो 6 प्लस 6 12 हो गया। तो 12 हो गया तो 6 12 इलेक्ट्रॉन है तो 6 जोड़ी बन जाएगा यहाँ पे, इसका 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व है बॉन्डिंग के लिए। बाकी क्या बोला है देखो, अभी ये आपका आयरन है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी ये आयरन 2 प्लस हो जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो F4S2 का इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ग्राउंड स्टेट में देखो आपका Fe जो आयरन है वो इस तरीके से रहेगा। 3D में देखो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4p खाली है। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएंगे, और ये जो बचे हुए यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयरिंग में चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, देखो यहाँ पे दिया है FeC5H5 अभी देखो ये खाली आयरन का था दोनों, ये आयरन का था सिर्फ, एक मिनट, ये वाला सिर्फ आयरन का था और ये वाला सिर्फ आयरन का था। अभी ये इसे कॉम्प्लेक्स का है, मतलब यहाँ पे आयरन भी है और साइक्लोपेंटाडाइनाइल भी है। तो आयरन का देखो खाली इतना है, ये आयरन का हो गया, और साइक्लोपेंटाडाइनाइल में हमने देखा 12 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि एक C5H5 कितना देगा, 6 इलेक्ट्रॉन, तो दो दो C5H5 है तो 12 इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो यहाँ पे ये तो आयरन का है, और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया यहाँ पे। और देखो ये 3D है, ये 4s ऑर्बिटल है, ये 4p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर ये डब्बे में देखो, तो d ऑर्बिटल 2 है, 2d ऑर्बिटल भरा है, तो d की पावर 2, और s में खाली एक ऑर्बिटल, तो s की पावर 1 ही है, तो कुछ नहीं है s। p में 3 ऑर्बिटल भरा है तो sp3, तो d स्क्वायर sp3, d2 sp3 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम दी ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फेरोसिन इट इज़ क्लियर दैट, अभी ऑर्बिटल डायग्राम से हमको क्या मालूम पड़ता है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल आर पेयर्ड एंड हेंस इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। सीधी सी बात है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये कंपाउंड में देखो जरा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये कंपाउंड में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर्ड है। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स में देखो पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि डायमैग्नेटिक है। इट ओबेज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, दैट इज 6 प्लस 12 18। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, देखो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहे हैं ना। ये सारे इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ता है, वीबीटी एक्सप्लेन डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फेरोसिन बट इट फेल्स टू अकाउंट फॉर इट्स एरोमेटिसिटी अनलेस इट शोज अवेलेबिलिटी ऑफ pi electrons in C5H5 rings in the delocalized state. Hence, most of the properties of ferrocene based on the aromaticity of the rings and the sandwich structure cannot be explained on the basis of the valence bond theory. देखो सिंपल सी बात है, आपको वीबीटी यहाँ पे क्या समझा सकता है, वीबीटी आपको यहाँ पे क्या समझा सकता है, वीबीटी खाली आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक ही चीज़ समझा सकता है कि यहाँ पर जो ये आपका फेरोसिन है ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में हैं। लेकिन एरोमेटिसिटी से रिलेटेड, एरोमेटिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड और डीलोकलाइजेशन स्टेट से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वही लिखा है, हेंस मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोसिन बेस्ड ऑन द एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के ऊपर जो भी बेस्ड है प्रॉपर्टीज, ठीक है, और जो सैंडविच स्ट्रक्चर के ऊपर जो प्रॉपर्टीज बेस्ड हैं वो सब प्रॉपर्टीज को वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपने थियरी से। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग, therefore VBT is found to be inadequate and not the correct theory to explain the bonding in ferrocene। सीधी सी बात है, ये inadequate हुआ क्योंकि खाली से खाली एक ही प्रॉपर्टी मालूम पड़ रहा है, अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मालूम पड़ रही है, बाकी सब प्रॉपर्टीज के लिए ये inadequate पड़ जा रहा है। The best theory to explain the pi bonded sandwich structure and properties of ferrocene is molecular orbital theory. The explanation of bonding in molecular orbital theory is better explained by MOT, which is the more complicated, नॉट इन दिस सिलेबस, बट ये सिलेबस में नहीं है। चलो अच्छा ही है, आपको कम पढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा, लेकिन आगे एमएससी सब में रहेगा। तो फेरोसिन अगर इसके प्रॉपर्टीज़ को, इसके स्ट्रक्चर को कोई बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, बेस्ट तरीके, अभी जो बेस्ट नोन तरीका है अभी वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, उसके अलावा कोई भी थियरी नहीं है। तो हम सीधी सी बात है, देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे कंट्रोवर्सी उठे हैं इसके ऊपर लेके। यहाँ पे देखो आपको ये याद रखना है कि एक स्टाइगर स्ट्रक्चर है, ये स्टाइगर स्ट्रक्चर में देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और एक इक्लिप्स स्ट्रक्चर है दोनों सेम डायरेक्शन में। ये सॉलिड स्टेट में होता है सॉलिड, और ये गैशियस स्टेट में होता है ये स्ट्रक्चर। अभी देखिए फेरोसिन मॉलिक्यूल, ठीक है, फेरोसिन मॉलिक्यूल, ऑल द कार्बन एटम्स
क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, ये थोड़ा याद रखना है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आयरन, सी बॉन्ड 0.1389 है, और आयरन कार्बन बॉन्ड कितना है, 0.204 नैनोमीटर्स है। और इस दोनों सी रिंग एक दूसरे से सेपरेटेड है 3.25 नैनोमीटर के लेंथ से। ठीक है, बाद में वीबीटी थियरी हमने देखा, किसने दिया था, फिशर एंड फ्रिट्ज ने दिया था वीबीटी थियरी, ये थोड़ा याद रखना है। वीबीटी थियरी जो है इतना एक्यूरेटली नहीं बता पाता है, और यहाँ पे इसको कंसिडर किया था इन्होंने फेरोसिन को सिमिलर टू दैट ऑफ द लो स्पिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स FeCN6 2-, इसके साथ ये लोग ने कंपेयर किया था। तो यहाँ पे लोग ने लिया Fe को 2+ लिया, और कैटायन माना 2+ चार्ज के साथ, और जो Cp था साइक्लोपेंटाइड आयनाइल रिंग को, उसको एनायन माना एक -1 के चार्ज के साथ, और यहाँ पे माना गया कि 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, C5H5-। तो और Fe2 के पास 3d6 इलेक्ट्रॉन है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और यहाँ पे C5H5 जो है 6 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो 6 + 6 12, दैट इज कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर बॉन्डिंग हो जाएगा। फिर आपको ये दिखाना रहेगा, इसको शो करना रहेगा। ग्राउंड स्टेट में सिंपल है, ये शो हो जाएगा। एक सारे स्टेट में भी शो हो जाएगा सारे के सारे पेयरिंग। और जो आपका ये मॉलिक्यूल जब बन जाएगा, तो मॉलिक्यूल बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे 18 के 18 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, जिससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिससे कि डायमैग्नेटिक इन नेचर है। इट ऑल्सो फॉलोज दी 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इससे हमको खाली वीपीटी खाली एक ही चीज़ एक्सप्लेन कर सकता है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फेरोसिन, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन दी एरोमेटिसिटी behavior related to aromaticity and Sandwich structure cannot be explained by VBT। और अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए VBT का, so better explanation is given by the MOT theory, molecular orbital theory, which is little complicated theory and it is not in the syllabus। so ये मेटलोसिन्स चैप्टर समाप्त होता है यहीं पे, so it's over।